Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Morning, My sir. Good voice morning, clear sir. to all of you? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके चलिए, तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल खत्म हुआ हमारा। होमवर्क कर लिया था सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं हुई उसमें? कोई No, sir. परेशानी नहीं है? No, No, sir. sir. चलिए, तो अब आगे से No, देखो sir. थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, है ना? क्योंकि अब जैसा कि मैंने कहा कि अब जो आपकी मैथ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। तो बड़े ध्यान से सुनिए कुल मिला के सारी चीजें, है ना? कोई भी डाउट हो एंड टू एंड पूछना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो टॉपिक का नाम लिखो मत, एक बार केवल देख लो, रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं क्यों कह रहा हूँ लिखो मत, क्योंकि अभी इससे पहले मैं कुछ और लिखवाऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि एक ऐसी थ्योरम है जो रिमाइंडर पे बेस्ड है। अब ये रिमाइंडर क्या होता है साहब? क्या होता है रिमाइंडर? सर, जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है। जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचता है, यानी कि हम बचपन से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, कर करके बड़े हो गए, ठीक है ना? बुढ़े भी होने वाले हैं ना? बचपन से हम डिवाइड कर रहे हैं, समथिंग बाय समथिंग करते हैं, ये समथिंग डिवाइडेड बाय ये समथिंग, तो ये समथिंग कुछ क्वोशिएंट आता है और नीचे जो समथिंग Yes, आता sir. है वो रिमाइंडर Yes, आता है। sir. तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम सीधे पढ़ाने से पहले मैं आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाना चाहता हूँ। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, फिर रिमाइंडर, ठीक है? एक्चुअली चीज क्या है, थोड़ा सा हिंट ले लो भाई, इससे हमको होगा क्या, मिलेगा क्या, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, वो हिंट ले लो और फिर मैं डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी ले लो, 25 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने, करना कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? 8. 8। 8. रिमाइंडर क्या बचा? 1. तो ये जो मैंने प्रोसेस किया इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग डिवीजन। हम बचपन से करते आ रहे हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हम बचपन से करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन करने से देखो, ये जो चीज होती है इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिवाइड होने वाला, हिंदी में कहूं तो डिवाइड होने वाला। बट कौन रहा है? बट ये रहा है, डिवाइड ये हो रहा है, होने वाला क्या है ये? 25। ये जो चीज है 3, इसको कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं इसको? डिवीजर। क्या कहते हैं? डिवीजर। डिवाइड करने वाला। कर कौन रहा है डिवाइड इसको? 3। 3 ही तो है जो इसको डिवाइड कर रहा है, वो तो हो रहा है, 25 तो हो रहा है और ये कर रहा है, कौन हो गया? वो 3। अब आंसर जो मेरा मेन आंसर हम मानते हैं वो इसको मानते हैं 8 को, ये मेरा मेन आंसर होता है, ठीक है? और उसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? क्वोशंट। ठीक है, क्या लिखते हैं? क्वोशंट। यानी कि मैं ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, नोट्स में है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि सब आप जानते हो, केवल अब एक जनरल बात कर रहे हैं। क्वोशंट क्या होता है? मेरे इस पूरे प्रोसेस का मेन आंसर होता है। ये जो भी मैंने प्रोसेस किया इसका जो मेन आंसर, मेन हीरो है वो ये है 8। मेन मेरा फाइनल, मैंने कहा कि 25/3 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप रिमाइंडर थोड़ा आंसर बताओगे, आप क्वोशंट ही आंसर बताओगे ना, ठीक है? और फिर मैंने पूछ लिया कि अच्छा वो तो मेन हीरो है, लेकिन कोई साइड में एक्टर बच भी तो क्या होगा साइड रोल में, यानी बचा कुचा माल, 1. वेस्ट बच जाता है लास्ट में 1। ये सारा प्रोसेस Reminder. समझ में आया? वो होता है रिमाइंडर। ये सारा प्रोसेस समझ में आया? अब Yes, sir. सुनना ध्यान से, अब ध्यान Yes, से। sir. डिविडेंड एंड डिवीजर तो लगभग मुझे गिवन ही होते हैं हर एक क्वेश्चन में। ये सुनो, फाइंड आउट करना होता है Yes, sir. क्वोशंट और रिमाइंडर को। Yes, sir. फाइंड आउट करना होता है क्वोशंट और रिमाइंडर को। अब क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जो बचपन से मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। यानी कि ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैं लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करूं, अगर मैं लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करूं तो आई कैन इजीली फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आसानी से मिल जाएंगे मुझे दोनों, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है ना? अगर मैं लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करूं तो मैं आसानी से क्वोशंट एंड रिमाइंडर इजीली फाइंड आउट कर लूंगा ना, तो करते ही आ रहे हैं बचपन से। तो लॉन्ग डिवीजन हमको क्या देता है? लॉन्ग डिवीजन हमको क्वोशंट भी देता है, रिमाइंडर भी देता है, दोनों के आंसर्स देता है। यस और नो? बोलो। Yes, sir.
भाई डिविडेंड डिविजर तो क्वेश्चन में ही दिया है ना। अब ऐसे मत कहना कि सर डिविडेंड डिविजर तो ये दे नहीं रहा है। अरे डिविडेंड डिविजर तो ये दोनों चीजें तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ये दोनों चीजें लॉन्ग डिवीजन का एक तरीके से प्रोसेस का आंसर्स हैं। क्वेश्चन भी मिल जाता है मुझे रिमाइंडर में, यानी लॉन्ग कोई पूछे लॉन्ग डिवीजन से क्या मिला, तो आप कहोगे लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मिला। क्या मिला भाई लॉन्ग डिवीजन से? क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर। फिर ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है? कोई ऐसी टेक्निक जिससे बिना बिना लॉन्ग डिवीजन करे ही रिमाइंडर मिल जाए। क्या कहा मैंने? मतलब ये रिमाइंडर जो 1 बच रहा है ना, ये जो रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, ये मिल Yes, जाए sir. मुझे, लेकिन मुझे ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़े। उस प्रोसेस को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम क्या है? Yes, sir. Yes, sir. बिना लॉन्ग डिवीजन करे रिमाइंडर मिल जाए। ठीक है, माइक ऑफ करो Sir, ये प्लीज। mic off. माइक ऑफ करो, किसी का चालू है, भयंकर आवाज आ रही है। आप बोलने के लिए माइक्स को ऑफ चालू कर सकते हैं, बीच में वापस बंद कर दीजिएगा। हाँ, क्या कह रहा था मैं? बिना लॉन्ग डिवीजन करे ही रिमाइंडर मिल जाए तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? रिमाइंडर थ्योरम करना पड़ेगा। Reminder theorem. अब कोई कहेगा कि सर रिमाइंडर मिल जाए, रिमाइंडर चाहिए तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन चाहिए तो भी कोई थ्योरम है क्या? अगर क्वेश्चन चाहिए तो भी कोई थ्योरम है क्या? नहीं है। इसी पे जाना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन पे ही। इसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्वेश्चन चाहिए तो। समझ में आई? समझ में आई Yes, क्या? sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. रिमाइंडर थ्योरम से केवल रिमाइंडर मिलेगी। फिर आप कहोगे कि सर जब इससे रिमाइंडर ही मिल रही है तो फिर इसका सहारा ले ही क्यों? हम तो इसी का सहारा ले लेते हैं, इससे दोनों ही मिल रहे हैं ना, क्वेश्चन भी मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, बात खत्म। तो इसका आंसर है, इसका सहारा इसलिए लेना पड़ता है, कई बार लॉन्ग डिवीजन खतरनाक होता है, विकराल रूप धारण कर लेता है। कई बार लॉन्ग डिवीजन इतना खतरनाक होता है कि सॉल्व किए जाओ होता ही नहीं है, या होता है तो बड़ा विकराल रूप से होता है। तो वहां पे हम लॉन्ग डिवीजन को इग्नोर करके किसका सहारा लेते हैं? रिमाइंडर थ्योरम का। लेकिन फिर भी याद रखना, रिमाइंडर थ्योरम से केवल रिमाइंडर ही मिलेगा, क्वेश्चन तो फिर भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अब Yes, आपको sir. डिसाइड करना है। Sir. अब आपको Yes, डिसाइड sir. करना है कि आप लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे या रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो डिसीजन हो गया ना, डिसाइड क्या करने की जरूरत है? अगर क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों पूछे तब तो चारा ही नहीं है, लॉन्ग डिवीजन पे ही चलना पड़ेगा। यस और नो? Yes, चलना sir. पड़ेगा। Yes, sir. लेकिन अगर रिमाइंडर ही पूछा है, क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो क्यों चले लॉन्ग डिवीजन पे? सीधे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे ना। Yes, sir. फाइन, समझ में आया? Yes, तो sir. ये तो Yes, मैंने sir. ये बताया है आपको कि रिमाइंडर थ्योरम से मिलता क्या है और रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से साहब रिमाइंडर ही मिलेगा, और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कब करते हैं? जब रिमाइंडर ही चाहिए हो और लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, तो रिमाइंडर ही चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे। ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को विस्तार से देखेंगे। ये तो एक तरीके से मैंने मैप में समझा दिया कि इस जगह दिल्ली है, इस जगह फ्रांस है, इस जगह स्पेनिश है, स्पेन है। अब एक्चुअली हम दिल्ली फ्रांस स्पेन घूम के आएंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको पुराना तरीका बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस को मैथमेटिकल लैंग्वेज में एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब हो गया कि ये जो भी प्रोसेस है इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, वो उसका एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, नोट डाउन प्लीज। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का क्या हुआ आप लोगों के? कोई भी अभी उठ के नहीं आ रहा है? फिर एक दिन अचानक आपको क्लास में एंटर नहीं किया जाएगा, फिर आप सुबह सुबह फोन करोगे, और उसमें क्लास के बीच में फोन भी कम ही उठाता हूँ। आपकी कोई क्लास मिस हो जाएगी, फिर कहोगे उस दिन लिंक भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है। और कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो क्लास के बाद फोन वोन करके, या पेरेंट्स से बात करा सकते हो। ठीक है, क्या समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? हाँ जी, लिख लिया, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है सब नोट डाउन कर लिया। Yes. तो वैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको, जो बीच में बैठता है, जो डिवाइड हो रहा है बेचारा, बट रहा है,
ठीक है ना। जो बेचारा विक्टिम है, विक्टिम मतलब जिस पर जुर्म किया जा रहा है वो तो है डिविडेंड, ये बट रहा है बेचारा। जुर्म करने वाला कौन है? जो बाहर है, डिवीजर, यही तो इसको डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए वो क्वेश्चन, और जो बचा कुचा माल बच्चा है वो है रिमाइंडर। ठीक है, Yes. ठीक है। Yes, sir. इसके नीचे नोट डाउन करो। अब देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी वाला एग्जांपल लेते हैं। 25 को मैंने किससे डिवाइड किया था साहब? 3 से। आंसर क्या आया था? 8, और बचा कुचा माल क्या बचा था? 1। ठीक है, ये किया था अभी हमने, यस और नो? अब मैंने Yes, sir. 25 को डिवाइड किया। कितने से डिवाइड किया? किसने इसको डिवाइड किया? 3 ने इसको डिवाइड किया। 3 ने इस पे जुर्म डाए, और वहां से आंसर आया 8, और बचा कुचा माल मिला 1। लेकिन 3 को एनालाइज हुआ है कि यार मैंने गलत कर दिया यार, मैंने बेचारे 25 को डिवाइड कर दिया, बेचारा बट गया, छोटा हो गया, 8 ही रह गया। तो 3 को अपनी गलती का एहसास हुआ। 3 ने क्या कहा कि यार वापस इसको पहले वाली पोजीशन में ही लेके आना है, यानी 25 जो था वो 25 ही दिखना चाहिए। तो वापस से डिविडेंड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे फॉर्मूला है, डिवीजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके आखिरी में रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। याद रहे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट का मतलब पहले ये प्रोडक्ट होगा, बाद में ये एडिशन होगा। गलती से भी ये मत कर देना कि पहले एडिशन कर दो, नो। और वैसे भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन होता ही नहीं है, प्रोडक्ट ही होता है, पर फिर भी आप तो ब्रैकेट लगा ही देना ताकि गलती ना हो। डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड आएगा 100%। अभी वाले तरीके से देख लेते हैं। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में डिविडेंड क्या था? 25। डिवाइड किसको किया था मैंने? 25 को। डिवाइड डिवाइड किया किसने था? ये तो हुआ था 3 ने। और आंसर क्या आया था? 8, और बचा कुचा माल रिमाइंडर क्या था? 1। अब मेरे को 25 वापस बनाना है, क्या करोगे? डिवीजर इंटू क्वेश्चन। डिवीजर क्या है? 3, इंटू क्वेश्चन क्या है? 8, प्लस लास्ट में क्या कर दोगे? 1। 3 8 जा 24. प्लस 1, 24 प्लस 1। 25. देखो वापस डिविडेंड अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ गया, आया ना? आया Yes, नहीं आया? sir. ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो इस प्रोसेस को याद रखना कि अगर आपको डिविडेंड वापस बनाना हो तो जो डिवाइड किया है उसको जो मिला है उसको प्रोडक्ट करो, और जो बचा कुचा माल लास्ट में बच गया था उसको और ऐड करो, उसको और ऐड करो। ठीक है ना? तो वापस मेरे पास ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो की वही आ जाएगी। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? नोट डाल के लिखना है इसको, है ना? विशेष में लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। वेयर डिवीजर शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसको लिखो, फिर उसी एग्जांपल से इसको मैं शो करता हूँ, जो पिछला वाला एग्जांपल था। पहले लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है। सर ये रिमाइंडर के बाद इज इक्वल टू है ना? इज इक्वल टू नहीं है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन और नीचे इक्वल टू, दोनों साइन का मिक्स होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं इसको। इसको तो पढ़ते हैं ग्रेटर देन, और इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसको सिंपली पढ़ते हैं इक्वल टू, और इसको सिंपली पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू। जो 6 साइन होते हैं इन ऑल। समझ में आया सबका मीनिंग? यस सर। बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वाले उसको क्या पढ़ेंगे? हाउ विल यू रीड दिस? ग्रेटर देन। और इसको? ग्रेटर। इसको लेस देन। लेस देन। स्मॉलर इसको देन। स्मॉलर देन नहीं, लेस देन बोलते हैं। हाँ, इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ग्रेटर देन। वैसे अगर पूरा नाम अगर इसका मैं कहूँ तो ऐसे होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन शॉर्ट में हम इतना लंबा ना बोल के ग्रेटर देन इक्वल टू बोल देते हैं, ये और खा जाते हैं बीच में। लेकिन अगर इसको पूरा एलेबोरेट करें तो ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको बोलो क्या कहेंगे? लेस देन इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू। पूरा आप जब कह रहे हैं तो पूरा ही लेस देन कहो, और इक्वल वो तो फिर हम फिर प्रैक्टिकली क्या करते हैं, वो और को खा जाते हैं जल्दीबाजी में। लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे? सिंपली इक्वल। इक्वल टू। इक्वल टू। और इसको क्या कहेंगे?
Unequal to, not नॉट equal to. इक्वल टू अनइक्वल टू, ठीक है ना। तो ये लिख लिया नीचे, डिवीजर ग्रेटर देन रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख लिया। तो चलें आप समझाएं आपको चीजें। Yes, sir. एक डिवाइड कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 256 डिवाइडेड बाय 3 करना जरा, कितनी बार जाएगा पहले। 8. रिमाइंडर क्या बचा, 1। 16. अब आगे 16 5. नोट डाउन कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जैसे मैंने 6 नोट डाउन किया तो ये 16 हो गया, तो आप इसको यहीं क्यों नहीं रोक देते और 16 रिमाइंडर क्यों नहीं लिख देते, क्या दिक्कत है। सर क्योंकि ये आगे सोल्व हो सकता है। आगे सोल्व हो सकता है, थोड़ा सा और क्लियर करो इस चीज को, ध्यान से देखो। अभी क्या है ऐसा जो पहले नहीं था, पहले वाला क्वेश्चन था ये, सर ये पहले 3 से बड़ा है। ये 3 से बड़ा है, वेरी गुड। तो रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। समझे क्या, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, डिवीजर ग्रेटर देन रिमाइंडर। समझे क्या, क्या समझे Yes, बताओ। sir. डिवीजर शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर, या तो उल्टा हो रहा है, रिमाइंडर ग्रेटर देन डिवीजर हो रहा है, इसीलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। आगे सॉल्व हम इसीलिए कर रहे हैं, आगे और सॉल्व किया, 3 5 जा 15। अब आप देखो ये 3 इससे बड़ा है या नहीं है, Yes, sir, बड़ा है। तो फिर मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर सकता हूँ। अब भले कैसे आगे सॉल्व मत करना, आपको उस पॉइंट पे जाके उसको छोड़ना है जब डिवीजर इससे बड़ा हो, डिवीजर इससे बड़ा हो। तो मैंने क्या लिखा है, डिवीजर ग्रेटर देन रिमाइंडर। अच्छा, अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा, इसका इस साइन का मतलब क्या बताया था मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का क्या मतलब बताया था, ग्रेटर देन Greater than or और equal equal to. और इक्वल, और का मतलब क्या होता है, या। तो यानी कि रिमाइंडर या तो ग्रेटर देन 0 है, या तो 0 से बड़ा है, या फिर इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर है। तो आप खुद सोचो, ये जो रिमाइंडर होता है यहाँ पे इस पोजीशन पे जो बैठता है, या तो ये 0 होता है, या फिर 0 से कोई बड़ा नंबर होता है, यही तो होता है हमेशा। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या रिमाइंडर, कभी किसी का रिमाइंडर -3 बचा है क्या नीचे, नो सर। या कभी किसी का रिमाइंडर -7 बच गया हो, ऐसे कर सकते हो क्या इसको, देखो नो ध्यान से सर। सुनना। अब देखो मैं एक अलग चीज कर रहा हूँ, आप मुझे बताना ऐसे कर सकते हैं क्या। देखो मैंने क्या किया, 61 तो आ ही गया था। अब मैंने क्या किया, इसको 3 इंटू मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, और 3 इंटू -1 क्या हो गया, नहीं नहीं 3 इंटू 1 लिख दिया, सॉरी -1 नहीं लिखा। 3 1 जा, ये 1 तो बचा ही था, 3 1 जा 3, और 1 में से 3 गया तो -2। मैंने कहा कि सर मैं तो यहाँ पे स्टॉप करूंगा, मैं रिमाइंडर नेगेटिव लाऊंगा। तो कर सकते हो क्या ऐसा भी, रिमाइंडर नेगेटिव ले आए आप, नो सर। नहीं कर सकते। रिमाइंडर हर हाल में 0 या 0 से बड़ा, 0 हो सकता है लास्ट, या उससे बड़ा हो सकता है। तो ये जो नीचे चीज लिखी हुई है जस्टिफाई हो रही है ना, कि डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा और रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा। समझ आया। यस सर। तो ये इस डिवीजन एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है। फिर से कह रहा हूँ, डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा, रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, आगे चलो। अब ये सारा डिवीजन एल्गोरिथम जो अभी हमने सीखा, ये तो आज तक हम सीखते आए हैं, 8वीं कक्षा तक या 7वीं तक सीखा होगा कि कैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। अभी हम कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं, अभी हम कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं। पॉलिनोमियल्स। तो फिर अब हम यही सारा डिवीजन पॉलिनोमियल्स में सीखेंगे। तो अगली टॉपिक डालो, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये क्या, ये सिस्टम पॉलिनोमियल्स में कैसे चलेगा। कर लिया नोट डाउन, लिखना शुरू करो, एक बार यहां तक लिखो।
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यस सर। अभी तक मैंने रिमाइंडर Yes. थ्योरम की बात ही नहीं करी, मतलब पढ़ाना शुरू नहीं किया। अभी तक तो मैं डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा, रिमाइंडर थ्योरम लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले लॉन्ग डिवीजन को तो समझ लें अच्छे से। मतलब पॉलिनोमियल्स में लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है, सिंपली लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है वो तो हम जानते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स में लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है पहले वो करेंगे हम, है ना। तो लिख लिया डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यस सर। Yes. तो देखो, Yes, अगर sir. डिवीजन एल्गोरिथम हो रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम का सिंपल सा मीनिंग है कि लॉन्ग डिवीजन अगर हो रहा है तो ये चार चीजें तो होंगी ही होंगी, ये तो कहीं जा नहीं सकती। डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर होंगी या नहीं होंगी बताओ। Yes, sir. होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने नंबरों को नंबरों से डिवाइड किया, कुछ इस तरह की चीजें करी, पहले हमने ये वाली चीजें करी, या आज तक हम ये वाली चीजें कर रहे हैं। अब हम इस क्लास के बाद से क्या करने वाले हैं, सम पॉलिनोमियल, कुछ भी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय सम पॉलिनोमियल, और आंसर में भी मान लो कुछ पॉलिनोमियल कुछ भी, और रिमाइंडर में भी कुछ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल गिव्स आंसर दिस पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो इसको इससे कंपेयर करो, सेम वही चीज हो रही है पर पॉलिनोमियल्स की दुनिया में हो रही है। किस दुनिया में हो रही है? पॉलिनोमियल्स की दुनिया में हो रही है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि पॉलिनोमियल्स की दुनिया में जब आप डिवीजन एल्गोरिथम चलाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का होना चाहिए। ये चेक करो, वन वेरिएबल का, ये सब सब एक्स में आ रहे हैं, यस सर। और Yes, हर sir. जगह सेम वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। ऐसे नहीं कि डिविडेंड तो मेरा एक्स वेरिएबल में और जो मेरा डिवीजर है वो वाई वेरिएबल में, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। डिविडेंड भी एक्स वेरिएबल में, डिवीजर भी एक्स वेरिएबल में, आंसर भी एक्स वेरिएबल में, रिमाइंडर भी एक्स वेरिएबल में। क्लियर? ठीक है। यस सर। तो Yes, क्योंकि sir. सब कुछ मेरा एक्स वेरिएबल में है तो यहाँ पे देखो हर जगह एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स जिसका नाम पी ऑफ एक्स, ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जिसका नाम जी ऑफ एक्स, ये कोई तीसरा पॉलिनोमियल है जिसका नाम है क्यू ऑफ एक्स, ये कोई चौथा पॉलिनोमियल है जिसका नाम है आर ऑफ एक्स। है सब एक्स वेरिएबल में ही, चेक करो। जो मैंने बताया चारों चीजें एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए। तो डिविडेंड को हम अक्सर पी ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं। ये जो भी चीजें लिखी हुई है सामने ये है भाई, हम इसको डिनोट कैसे कराते हैं। जी ऑफ एक्स को हम डिवीजर को हम अगर जी ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं, और डिवीजर कभी भी जीरो नहीं हो सकता भाई। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते 3 डिवाइडेड बाई जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, यानी जो नीचे वाला डिवीजर है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। या ऐसे भी नहीं कर सकते कि 252 डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजर कभी भी जीरो नहीं होगा, डिवीजर कभी जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स जी ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। और क्वोशंट जो आंसर आता है उसको क्यू ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है, और लास्ट में रिमाइंडर जो आंसर आता है उसको आर ऑफ एक्स। यानी चारों पॉलिनोमियल्स ही मिलेंगे पर चारों अलग अलग पॉलिनोमियल्स होंगे, और जब अलग अलग पॉलिनोमियल्स होंगे तो नाम भी अलग अलग होने चाहिए। इसका नाम पी, इसका नाम जी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, और एक्स वेरिएबल में सारे के सारे, तो अंदर एक्स 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 एक्स, जिसमें से डिवीजर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ आया? Yes, sir. अब इसी चीज यस को, सर। Yes, sir. इसी चीज को डिवीजन एल्गोरिथम में पुट किया तो क्या मिला। डिविडेंड क्या था साहब, पी ऑफ एक्स वाई। देखो अब ध्यान से, डिविडेंड वाली पोजीशन पे रखा हुआ है ये पी ऑफ एक्स। डिविडेंड क्या होता है, पी ऑफ एक्स। फिर डिवीजर क्या होता है, जी ऑफ एक्स। तो देखो डिवीजर वाली जगह पे रखा हुआ है, उससे आंसर क्या मिलता है, क्यू ऑफ एक्स। तो क्वोशंट की जगह पे क्यू ऑफ एक्स, और जो रिमाइंडर बचा कुछ माल होता है वो क्या होता है, आर ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सभी को नोट डाउन भी कर लिया सबने? Yes, sir. चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो वहां पे हमने शुरुआत में डिवीजन एल्गोरिथम लिखा था उसके हिसाब से हमने कुछ ऐसा लिखा था, आपको याद हो तो शॉर्ट में लिख देता हूँ। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। लिखा था क्या सबने? लिखा था? यस सर। Yes, sir. तो उसी बात को अगर मैं पॉलिनोमियल्स की दुनिया में लिखूं तो डिविडेंड किसको माना है मैंने, पी ऑफ एक्स को। डिवीजर किसको माना है मैंने, जी ऑफ एक्स को।
इनटू क्वोशंट किसको माना है मैंने, क्यू ऑफ एक्स को, रिमाइंडर लास्ट में क्या बचा है, आर ऑफ एक्स। तो उसी चीज को मैं पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसी चीज बनेगी, Yes, Yes, sir. sir. लिख लो नोट डाल के, जैसे वहां पे नोट डाल के लिखा था। वो सिंपल डिवीजन था, ये पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट जरूर लगा देना, बिग ब्रैकेट बाहर, क्योंकि पहले प्रोडक्ट करेंगे हम जी ऑफ एक्स का क्यू ऑफ एक्स है, और लास्ट में आर ऑफ एक्स ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे। सर लिख लिया। लिख लिया सभी ने? अच्छा, जो Yes, sir. पुराने स्टूडेंट्स हैं वो स्किप नहीं कर सकते, कहीं पुराने स्टूडेंट सोचेंगे हमने तो पहले लिखा हुआ है, स्किप कर देते हैं, नहीं, आपको फिर से लिखना तो है। सारा कर रहे। हाँ, सारा ही करना है, ठीक है। Yes, अगर किसी sir. को लगता है कि मैंने पहले कर रखा है तो फिर वो क्लास में भी नहीं आएगा, अगर पहले कर रखा है तो फिर क्लास में आने की भी क्या जरूरत है, और अगर क्लास में आ रहा है तो सब कुछ फिर से करना है, होमवर्क, क्लास वर्क, जितना भी सब कुछ है सब फिर से करना है, ठीक है। तो ये हो गया नोट। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम नॉर्मल डिवीजर कर रहे थे तो इस नोट के नीचे एक लाइन आई थी कि डिवीजर रिमाइंडर से बड़ा हो, क्या आई थी, डिवीजर रिमाइंडर से बड़ा हो, और रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा हो, आई थी कि नहीं आई थी? यस सर। तो क्या ये कि यही बात पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होती है क्या, वो सोचना है हमको, कि क्या सर जी ऑफ एक्स भी आर ऑफ एक्स से बड़ा होगा क्या, और आर ऑफ एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा क्या, क्या वो की वही बात इधर Yes, भी sir. अप्लाई होगी या नहीं होगी? यस सर। तो बेटा Yes, कुछ sir. थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी बहुत नहीं होगी। अब देखो कितनी होगी और कितनी होगी, सुनो पहली बात, जी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स से बड़ा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, जी ऑफ एक्स की डिग्री, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री भी होती है, आर ऑफ एक्स की डिग्री से बड़ी होगी, डिग्री इसकी डिग्री से बड़ी होगी, ये खुद इससे बड़ा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो जी ऑफ एक्स मेरा एक्स प्लस 5 है, तो आर ऑफ एक्स मेरा एक्स प्लस 10 भी रह सकता है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 10, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना, पहली बात तो देखो आप डिसाइड कैसे करोगे, आपको क्या पता, सपोज करो मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया एक्स प्लस 5 और मैंने आर ऑफ एक्स लिख दिया एक्स प्लस 10, अब आपको क्या पता कि एक्स प्लस 5 बड़ा है या एक्स प्लस 10, पता है किसी को दोनों में से कौन बड़ा है? No, sir. क्यों, ये 5 और 10 से पता नहीं चल रहा है? सोचो, X की वैल्यू नहीं पता। एक्स की वैल्यू नहीं पता, वेरी गुड। एक्स की वैल्यू पुटअप करने से हो सकता है कि ये छोटा और ये बड़ा बन जाए, या ये बड़ा ये छोटा बन जाए, तो जब तक एक्स की वैल्यू ही नहीं पता तब तक हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये बड़ा या ये बड़ा, तो इसीलिए तो कभी भी डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स तो हमेशा ही आएगा। तो फिर इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं चेक की जाती, क्या चेक की जाती है पॉलिनोमियल्स की दुनिया में, डिग्री चेक की जाती है। डिग्री। तो डिवीजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, और वो का वही काम कि रिमाइंडर की डिग्री 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, समझ आया? वो का वही काम है, बस डिग्री डिग्री Yes, sir. डिग्री लगा दो। तो नोट नंबर 2 जो इसका लगेगा वो ये लगेगा, देखना, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, देखो सिंपली जी ऑफ एक्स नहीं लिखा है मैंने, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, डीईजी, डीईजी मीन्स डिग्री, should be greater than degree of r of x, and degree of r of x should be greater than equal to 0। ये नोट नंबर 2, और ये नोट बड़े ध्यान से समझ लेना, ये अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता है। लिख लिया? एक क्वेश्चन मुझे डिवीजन एल्गोरिथम का करवाना भी है, डिवीजन एल्गोरिथम आज खत्म करेंगे, कल तो किसी भी हाल में मैं रिमाइंडर थ्योरम शुरू करूंगा। आज चलो कोई बात नहीं है, नहीं हो पाएगी, डिवीजन एल्गोरिथम ही चला पाएंगे आज। वैसे तो देखा जाए ना तो डिवीजन एल्गोरिथम से ज्यादा आपके कोर्स में मेन तो रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन उसको समझाने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम समझाना पड़ रहा है, ठीक है, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. तो डिग्री ऑफ Yes, sir. डिवीजर, डिवीजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी है, और रिमाइंडर की डिग्री 0 या 0 से बड़ी है। मुझे तो केवल इस चीज का आंसर दे तो ये चीज समझ में आ गई क्या सबको, नीचे वाली? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे जिस चीज का मैं जवाब पूछूं वो बताना, देखें कितना समझ है। मुझे बताओ, ये जो नीचे डिग्री वाली लाइन लिखी थी मैंने, इस हिसाब से अगर मेरा डिवीजर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो मेरा रिमाइंडर जो है 3x क्यूब माइनस 10 बच सकता है क्या?
3x क्यूब है ये, सॉरी। बच सकता है क्या? No, sir. नो सर। क्यों नहीं नो बच सर। सकता? क्यों नहीं बच सकता? नो सर। क्यों नहीं बच Sir, सकता? because इसमें वो पावर बड़ी हो 3 गई। है इसकी डिग्री क्या है? सर। इसकी डिग्री क्या है? सर 2 है सर इसकी, और इसकी 3x डिग्री क्या है? डिग्री 3 है। क्यूब 3 है, मतलब डिग्री तो 3 बोलेंगे ना, क्यूब तो फिर उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2, डिग्री 3। तो डिवीजर की डिग्री तो रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए थी कि या छोटी होनी चाहिए थी? बड़ी होनी चाहिए थी। ये 2 तो 3 बड़ी से होनी छोटा हो गया ना, तो यानी कि ये चीज नहीं चलेगी। अच्छा, थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 3x क्यूब था ना, अब स्क्वायर कर देता हूँ। अब चलेगा क्या? बाकी छेड़ा ही नहीं, बस क्यूब की जगह स्क्वायर कर दिया। अब चलेगा क्या? अब यस ये सर। रिमाइंड बच सकता है क्या? यस सर। नो बोलो सर। सौम्या। अभी भी नहीं बच सकता। सर शिखी आप 10 बताओ। नहीं सर, 3x स्क्वायर बच सकता है। बोलो शिखी। नो नहीं बच सकता ये? नो सर। यश आप बताओ, बच सकता है क्या ये रिमाइंडर? नो सर। सर बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता। अच्छा जी। और कौन बचा? श्रेष्ठ आप बताना। सर, नहीं बच सकता। नहीं बच सकता। अंश आप बताना। नो सर, नहीं बच सकता। बेटा इस 10 को देख ही क्यों रहे हो? सब किसी की नजर इस 10 पे जा रही है, पता नहीं क्यों। मैंने क्या कहा, वैल्यू पे तो देखना ही नहीं है ना, पॉलिनोमियल्स की दुनिया में तो डिग्री देखनी है। मुझे तो केवल इस बताओ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। 2। यस सर। और बाय रूल क्या होना चाहिए? बाय रूल ये होना चाहिए कि इसकी डिग्री इसकी डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या इसकी डिग्री अभी इस डिग्री से बड़ी है क्या? सर इक्वल है। इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा था बड़ी होनी चाहिए। बड़ी है क्या? नो सर। नो नो, तो ये रिमाइंडर सर। नहीं बच सकता। इसकी डिग्री इसकी डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। फिर से देखो नीचे जो नोट लिखा है, वहां पे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाता इस टाइप का, तब तो क्या है, बराबर भी चल जाता और बड़ा भी चल जाता। लेकिन मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है, तो यानी कि इक्वल नहीं चलेगा, बड़ी ही होनी चाहिए हर हाल में। समझे? ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। यस ठीक सर। है। तो अब अगर मैं इसमें से ये स्क्वायर भी हटा दूं, अब बताओ जरा, अब तो चल सकता है क्या काम? यस सर। अब चल यस सकता है। सर। क्यों? क्योंकि अब इसकी डिग्री 1 हो गई और उसकी 2 थी, और 2 1 से बड़ा होता है। अब इसकी डिग्री से बड़ी होगी। अब ये रिमाइंडर बच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक यस है। सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी तो देखनी होती है कि रिमाइंडर की डिग्री भी किसी न किसी चीज से बड़ी होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ था? रिमाइंडर की डिग्री किससे बड़ी होनी चाहिए? किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से बड़ी। तो फिर उस पॉइंट को सोचते हुए मुझे आंसर देना। उस पॉइंट को सोचते हुए कि रिमाइंडर की डिग्री 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या मेरा आंसर 50 निकल सकता है क्या? मैं क्वेश्चन मैं डिवीजर को एक बार भूल जाओ, डिवीजर तो जो भी था, ऐसे मानो कि डिवीजर की डिग्री इससे बड़ी है, ठीक है। केवल रिमाइंडर की डिग्री वाले पॉइंट पे फोकस करो कि रिमाइंडर 50 बच सकता है क्या कभी भी? यस बच सकता है। यस और सर। और -50, और -50? नो नो सर। सर। नो सर। और 0? यस सर। यस सर। अच्छा, एक एक करके पूछता हूँ। सौम्या मुझे बताओ, इसमें से 50 -50 0 में से क्या क्या बच सकता है और क्या क्या नहीं बच सकता है? सर 50 and 0। क्या बच सकता है? यस सर। ठीक है, शिकी आप बताओ। शिकी बताओ, आपकी आवाज नहीं आई। शिकी का नेटवर्क 0। प्रॉब्लम। केवल 0 बच सकता है, और 50 और -50 नहीं बच सकता है क्या रिमाइंडर? बोलो। मान लो वहां पे डिविजर 100 है, तो क्या 50 रिमाइंडर नहीं बच सकता? बोलो। बच तो सकता है ना? तो मैंने क्या कहा, डिविजर कुछ भी हो, कभी भी किसी भी केस में 50 रिमाइंडर बच सकता है क्या, ये पूछा मैंने। तो बच तो सकता है, मतलब है ना? ठीक है, अगले स्टूडेंट के पास चलते हैं। अंश आप बताओ, इन तीनों में से क्या क्या बच सकता है, क्या क्या नहीं बच सकता?
सर 0 और 50। क्या बच सकता है? यस सर, बस। ठीक है, यश आप बताना। यस सर 50 एंड 0 बच सकता है रिमाइंडर में। ठीक है, और कौन बचा? हितेंद्र आप बताना। हितेंद्र। यस सर। सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ बताओ, तीनों में से क्या बच सर सकता है? 50 और 0। बच सकता है, और -50 नहीं बच सकता। ठीक है, और कौन बचा? अब श्रेष्ठ बच गया। श्रेष्ठ आप बताना क्या क्या बच सकता है तीनों में से। सर 0 और 50। ठीक है, सौम्या मुझे बताना, इस ये जो 50 है इसकी डिग्री क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? 0। हाँ तो मैं कुछ पूछ रहा था, बताओ 50 की डिग्री क्या है? 0 बताई आपने। अच्छा, 0 की डिग्री क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 0। 0। और -50 की डिग्री क्या है? ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? बोलो यश, इसकी डिग्री क्या है? सर 0। 0। डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से इस रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए? सर 0 या 0 से बड़ी। अभी तीनों ही केस में 0 है, आप ही ने बताया, मैंने तो बताया भी नहीं। यस और नो? तीनों ही केस में डिग्री 0 है। सौम्या, हितेंद्र, है या नहीं है? यस सर। तो फिर ये तीनों रिमाइंडर क्यों नहीं बच सकते? क्यों आप लोग कह रहे हो कि 50 और 0 ही बच सकते हैं, -50 नहीं बच सकता? अरे भाई, वहां पे एक पॉलिनोमियल रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल रखा हुआ है। तो आप ये मत चेक करो कि कोई नेगेटिव नंबर है या नहीं है, आप डिग्री चेक करो। पॉलिनोमियल्स की दुनिया में वैल्यू नहीं चेक की जाती, डिग्री चेक की जाती है, और डिग्री तीनों की 0 है। तो तीनों की डिग्री 0 है, तो 50 भी रिमाइंडर बच सकता है, 0 भी बच सकता है, -50 भी बन सकता है। समझ में आया? फिर क्या नहीं बच सकता? फिर क्या नहीं बच सकता? ये नहीं बच सकता, अभी जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ देखो, ये नहीं बच सकता। वन वन डिवाइडेड बाई एक्स नहीं बच सकता, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई एक्स का मतलब है एक्स की पावर -1, तो डिग्री -1 हो गई, 0 से छोटी हो गई। 0 से छोटी डिग्री नहीं बच सकती, 0 या 0 से बड़ी बचेगी, तो ये रिमाइंडर नहीं बच सकता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई सा भी हो, चाहे 50 हो, चाहे -50 हो, चाहे 0 हो, तीनों ही बच सकते हैं, क्योंकि सबकी डिग्री 0 है। लेकिन जब अपन जनरल डिवीजन करते हैं उसमें -50 पे पाबंदी है, उसमें 50 और 0 बच सकते हैं। लेकिन जब अपन पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं तो फिर वैल्यू नहीं देखी जाती, फिर डिग्री देखी जाती है, तो फिर डिग्री के हिसाब से तीनों ही बच सकते हैं। समझ आया? यस सर। सभी को समझ आया? सबने गलत आंसर दिया था, इवन मेरे को तो शौक है कि पुराने स्टूडेंट्स ने भी गलत आंसर दिया था। अरे भाई, इतने सारे हमने डिवीजन किए थे, जब हमने पहले चैप्टर किया था, कितनी बार नेगेटिव रिमाइंडर आया था? आया था, कई बार आया था। पॉलिनोमियल्स की दुनिया में तो आ सकता है नेगेटिव रिमाइंडर, जब जनरल डिवीजन करोगे, मान लो 252/3 करोगे, अब आप नेगेटिव रिमाइंडर नहीं ला सकते। लेकिन जब आप पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो नेगेटिव रिमाइंडर आ सकता है, क्योंकि तब वैल्यू नहीं डिग्री देखी जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट डालिए ये, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट नोट है, व्हेन वी डिवाइड अ डिविडेंड बाय अ डिविजर, जब भी किसी डिविडेंड को किसी डिविजर से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 बचा, बच सकता है ना रिमाइंडर 0? बोलो, बच सकता है क्या रिमाइंडर यस 0? सर। जनरल डिवीजन में भी बच सकता है और पॉलिनोमियल वाले डिवीजन में भी बच सकता है, रिमाइंडर 0 दोनों में बच सकता है ना। देन वी कैन से, तब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हम दो बातें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ डिविजर, पहली बात हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ डिविजर, एंड दूसरी बात क्या कह सकते हैं? डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। दोनों बातें लिखो, फिर एग्जांपल से देखते हैं। डिविडेंड इज ए सर मल्टीपल ऑफ डिविजर एंड डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। सर व्हेन ऊपर वी, का भी दिखा दो सर, इम्पोर्टेंट नोट दिखा दो।
कर दिया, लिख लिया मतलब। लिख लिया सभी ने? Yes, यस sir. सर। नीचे तक पूरा एंड तक लिख लिया? सर वो आखिरी पॉइंट बाकी। लास्ट पॉइंट। फिर हम फटाफट से क्वेश्चन उठाते हैं। लिख लिया? सर लिख लिया। ठीक है, सुनो देखो क्या कह रहा है। अगर हम डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो बचे, क्या बचे? रिमाइंडर जीरो। जीरो बचा के देख लेते हैं। मान लो मैंने 24 को एक सिंपल सा, भले पॉलिनोमियल मत ले लो, जनरल डिवीजन ही ले लो। भले मैंने 24 को 3 से डिवाइड किया तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर जीरो बचा। बचा क्या? Yes, sir. तो अगर रिमाइंडर जीरो बच जाए, तब मैं क्या कहूंगा कि ये जो डिविडेंड है ये डिवीजर का मल्टीपल है। यानी डिविडेंड क्या है? 24। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। कह सकता हूँ ना 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल क्या होता है? जो उसकी टेबल में आए। तो 24 3 की टेबल में आता है ना? आता है नहीं आता है? Yes, और दूसरी बात क्या कह सकता हूँ Yes, कि sir. डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अब डिवीजर कौन है? 3 इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड क्या है? 24। मतलब 24 के अगर मैं फैक्टर्स करूंगा तो उसमें 3 आएगा ना, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 24। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? Yes, sir. ये दोनों बातें तभी कह सकते हो जब रिमाइंडर जीरो हो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो ना तो ये बात कह सकते हो ना ये बात कह सकते हो। समझ आया? yes, sir. Yes, sir. यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे भैया चेक करके बताओ कि 3 24 का फैक्टर है या 24 3 का मल्टीपल है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये बात होगी तो फिर तो ये बात भी होगी, और अगर ये बात नहीं होगी तो ये भी नहीं। दोनों साथ में ही चलती है ये। अगर 24 3 का फैक्टर मल्टीपल है तो 3 24 का फैक्टर होगा। दोनों बातें साथ में होंगी। तो मैंने आपको कहा कि ये चेक करके बताओ भैया कि 24 3 का मल्टीपल या 3 24 का फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या कहोगे? सर 2 मिनट रुको, डिवाइड करके देखता हूँ। अगर रिमाइंडर जीरो बचेगा तो ये दोनों बातें सत्य हैं, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा तो दोनों बातें सत्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 25/3 करना, क्या आएगा बोलो? रिमाइंडर क्या आया? 1। 1 One. रिमाइंडर 1 और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या Yes, कहूंगा? sir. 24 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, और मैं यूं भी कहूंगा कि 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 24। ना तो ये इसका मल्टीपल बना ना इसका फैक्टर बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा। अब समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. सभी को समझ में आ गई? अगर रिमाइंडर जीरो Yes, बचेगा sir. तो ही मैं ये दोनों बातें कह सकता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखी है, अदरवाइज नहीं कह सकता। अब हम फटाफट से एक क्वेश्चन उठाते हैं, हमको डिवीजन एल्गोरिथम करना है। तो आपकी बुक का क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई एग्जाम्पल अच्छा सा देख के। ये वाला उठा लो, पहला ही वाला। देखो हमको क्या करना है, 3x² प्लस x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल को मुझे, अच्छा ये तो काफी छोटा पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा बड़ा लो यार, थोड़ा तो मजा आया करने में। क्योंकि हम एक ही करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे हमारा रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कल स्टार्ट कर देंगे। यही ले लो, लास्ट वाला ही ले लो। एक ऐसा ले लें जिसमें सारी प्रैक्टिस हो जाए, यही वाला ले लो। एग्जाम्पल नंबर 7। देखो क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। देखो सुनो बच्चों, अगर उसने डिवाइड करने के लिए कहा है इसको इससे, तो कोई चारा नहीं है, लॉन्ग डिवीजन पे ही जाना पड़ेगा। अगर वो कहता क्वोशंट एंड रिमाइंडर बताओ, तो भी कोई चारा नहीं था, इसी को करना पड़ता। लेकिन अगर वो कहता भैया केवल रिमाइंडर बताओ, तो हम इस मेथड को स्किप कर सकते हैं ना। केवल रिमाइंडर के लिए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम। रिमाइंडर जब क्वोशंट रिमाइंडर दोनों चाहिए, जब क्वोशंट रिमाइंडर दोनों चाहिए तभी आप इसका सहारा लोगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसको हम इग्नोर जितना करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं उतना करेंगे। ठीक है, तो केवल अगर रिमाइंडर पूछता तो मैं इसका सहारा ना लेके रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेता, जो मैं कल बताने वाला हूँ कि क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम। माइक ऑफ करो प्लीज जल्दी से। बीच में अगर किसी ने अननेसेसरी माइक चालू किया उसको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। जब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बिल्कुल शांत हो जाओ। फिर से सुनो। अब देखो टाइम वेस्ट होता है ना, एक ही बात को 2 बार करना पड़ता है। अगर क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों चाहिए फिर तो कोई चारा ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा बोलो? बोलो क्या करना लॉन्ग पड़ेगा? डिवीजन में। लॉन्ग Long डिवीजन, division. जिसको अपन डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, जो भी अपन सीख रहे थे।
अगर मैंने कह दिया कि केवल रिमाइंडर चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं बोलो? रिमाइंडर थ्योरम फिर ये नहीं कर सकते क्या? भी कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्योंकि हम छोटा मेथड यूज करेंगे ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो केवल रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर थ्योरम। और अब यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन चाहिए रिमाइंडर, सिंपली कह दिया इसको इससे डिवाइड करो। तो इसको इससे डिवाइड करो का मतलब ही यही है कि दोनों चाहिए उसको, क्वेश्चन भी चाहिए रिमाइंडर भी चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। समझ गए? समझे यस कि नहीं सर। समझे? ठीक है, अब इसको डिवाइड करते कैसे हैं एक्चुअली वो देख लो। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन है डिवाइड डिवाइड पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4। आपने जूनियर क्लासेस में ये किया होगा थोड़ा बहुत तो पिछले साल, कि नहीं किया? बोलो। बाई x-1 इसको इससे डिवाइड करो। तो जिसको अपन डिवाइड करते हैं वो क्या होता है बोलो, उसको किससे डिनोट किया जाता है? ये तो क्वेश्चन हो गया। बोलो, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? P of X. P पी of ऑफ X. एक्स, वेरी गुड। डिविडेंड बोला जाता है, और डिविडेंड को किससे डिनोट कराते हैं? हमने लिखवाया है ना आपको। डिविडेंड को किससे डिनोट कराते हैं? पी P ऑफ of एक्स। P X. of Now next. तो डिविडेंड तो हो गया 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। और जिससे डिवाइड कराते हैं डिविजर, उसको किससे डिनोट कराते हैं? P of X. G of X. जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हो गया एक्स माइनस। लिखते ही आप ये देख लेना इसकी डिग्री इससे बड़ी है ना, है या नहीं है? इसकी डिग्री इससे बड़ी, इसके ऊपर 1 लगा हुआ है, तो 4 1 से बड़ा है ना। Yes sir. तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें से पी ऑफ एक्स कौन सा है और जी ऑफ एक्स कौन सा है। भैया जिसकी डिग्री बड़ी होगी वही पी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि बड़े से छोटा ही डिवाइड होता है, छोटे से बड़ा कभी डिवाइड नहीं होता। ठीक है। और पॉलिनोमियल की दुनिया में वैल्यू मत देखना। मान लो यहाँ पे 500 है, मान लो यहाँ पे 500 है, तो भी ये छोटा और वो बड़ा है, क्योंकि वैल्यू से नहीं देखा जाता, पॉलिनोमियल को डिग्री से देखा जाता है। डिग्री वाइज तो वही बड़ा है तो वही बड़ा माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes sir. ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। तो डिवीजन एल्गोरिथम शुरू करने की कुछ बातें सुनो, ध्यान से सुनो। दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, सब डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखो 4 3, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है 4 3 1 0? Sir है। यस सर है। अच्छा, दोनों का चेक करना था ना, जी ऑफ एक्स का भी चेक करो। इसकी पावर 1 और ये कांस्टेंट है तो इसकी पावर 0। तो 1 और 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है? Yes sir. यस सर। तो पहला पॉइंट फुलफिल हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, डिविडेंड एंड डिविजर दोनों में जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, सारी की सारी टर्म्स अपनी पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करो। अब इसमें तो ऑलरेडी है, तो ये पहला पॉइंट तुमको करना नहीं पड़ा, थोड़ा काम बच गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में केवल और केवल पी ऑफ एक्स ही चेक किया जाता है, जी ऑफ एक्स देखा ही नहीं जाता। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि पी ऑफ एक्स के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप जा रहे हैं तो हर एक पावर की टर्म मौजूद होनी चाहिए। देखो 4 है, 3 है, फिर 2 नहीं है, 1 है और 0 है, तो एक टर्म मिसिंग है या नहीं है? हर एक पावर की टर्म मौजूद होनी चाहिए। तो एक टर्म Yes. मिसिंग हो गई ना इसमें, Yes sir. कौन सी वाली? 2. 2 मतलब 2. क्या? टर्म, वो तो 2 तो उसकी पावर है, उस टर्म को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर वाली टर्म। देखो पावर 4 वाली टर्म, फिर क्यूबिक वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, फिर लीनियर वाली और कांस्टेंट वाली मौजूद है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है या नहीं है? Yes sir. है ना? सर तो हमको वो फुलफिलमेंट भी करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट तो फुलफिल था, लेकिन दूसरा पॉइंट फुलफिल नहीं था। उसको करने के लिए मैं इस पी ऑफ एक्स को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो 3x टू द पावर 4, पावर 4 मिल गया, माइनस 4x क्यूब, पावर 3 मिल गया। 2 मिसिंग था, 2 मिसिंग था, एक्स स्क्वायर मिसिंग था, तो जो मिसिंग है उसकी कोएफिशिएंट 0 लगा दो, प्लस लगा दो, और आगे के एज इट इज लिख दो। कुछ समझ आया? सारी टर्म्स अभी भी मौजूद हैं, Yes. बस एक स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग थी, तो मैंने प्लस 0x स्क्वायर लिख दिया।
जो मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0 होता है, सीखा था हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछली से पिछली पहली एक्सरसाइज में, जिसमें आपसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा था एक क्वेश्चन में, और एक्स स्क्वायर की टर्म वहां पे मौजूद ही नहीं थी, तो हमने कोएफिशिएंट 0 लिखा था, नहीं लिखा था? Yes, sir. लिखा था। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी ना अभी किसी की, स्कूल की या कोई? बोलो No, sir. कितने सर बजे? है। कितने बजे? सर सर 8 o'clock है। 8 o'clock है, ठीक है, अभी खत्म कर देंगे इसको 10 मिनट में। ठीक है, तो दोनों फुलफिलमेंट हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला फुलफिलमेंट ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो दोनों के लिए, वो तो दोनों के लिए अप्लाई होता है, इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। और दूसरा फुलफिलमेंट ये है, वो केवल इसके लिए अप्लाई होगा। जी ऑफ एक्स कैसा भी हो उससे मतलब नहीं, उसमें कोई टर्म मिसिंग भी है तो भी चलेगी, लेकिन पी ऑफ एक्स में कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। 4 से शुरू हुआ है तो 4 3 2 1 0 सब मिलना चाहिए, 4 3 2 1 0। मान लो 3 से शुरू होता तो 3 2 1 0 मिलना चाहिए था। मान लो 2 से शुरू होता तो 2 1 0, जहां से शुरू हुआ है उससे नीचे की सारी टर्म्स होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए यस सर। अब इनको अरेंज करते हैं। तो डिविडेंड को हम हमेशा बीच में अरेंज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। डिविडेंड है 3x टू द पावर 4, यहाँ लिख रहा हूँ देखो मैं। फिर है -4x3। अब देखो आपके क्वेश्चन में उसने वो टर्म नहीं लिखी है, कईयों में लिखता भी है और कईयों में नहीं भी लिखता ही है। अभी कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे आगे कुछ एग्जांपल्स में लिखा भी होगा उसने मिसिंग टर्म को, इसमें नहीं भी लिखा, ठीक है ना? तो लेकिन हम हमेशा लिखेंगे। तो पता है क्या होता है, जब वो नहीं लिखता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इसने खाली जगह छोड़ रखी है, दिख रहा है आपको ये ब्लैंक स्पेस? और फिर हम सोचते Yes, ही sir. रहते हैं कि ये यस ब्लैंक सर। स्पेस क्या है, तो ये ब्लैंक यस स्पेस सर। उसी का था 0x² का ही था, लेकिन उसने लिखी नहीं तो अब उसने फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। तो हम ब्लैंक स्पेस वगैरह नहीं छोड़ेंगे, हम तो अच्छे से लिखेंगे, है ना? -4x3, और फिर उसके बाद मिसिंग वाली टर्म लिख दी मैंने 0x²। सर ये भी राइट करे क्या? हाँ, नहीं मतलब वो जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर का। नहीं नहीं, वो तो आपको समझने के लिए बस, है ना? ओरली समझ गए ना आप क्या क्या होना चाहिए? डिवाइडेड यस बाय, सर। डिवाइड किससे हो रहा है ये? x-1 से, ठीक है। अब वैसे तो देखो हम जनरली जब डिवाइड करते हैं तो जो आंसर क्वोशंट आता है मेरा वो मैं इस साइड लिखता हूँ, है ना? इस एरिया में लिखता हूँ उसको। लेकिन क्या होगा कि जब पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे ना तो इधर कई बार जगह कम बचती है, तो इसीलिए पॉलिनोमियल से जब मैं डिवाइड करता हूँ तब मैं इसको यहाँ पे लिखना ज्यादा सही मानता हूँ, इस जगह पे लिख दो, ठीक है? समझ गए कि क्या काम है? यस सर। क्वोशंट को हम इस जगह लिखना शुरू कर देंगे, उधर खाली छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, लिख लिया, ये अरेंजमेंट कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब हमको एक साइड में विंडो खोल देनी है। इस विंडो में मुझे डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है। क्या कहा मैंने? डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है। डिविडेंड की पहली टर्म क्या है? 3x टू द पावर 4। 3x की पावर 4। और डिवीजर की पहली टर्म क्या है? x। x। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये चीज मैं आपको पहले चैप्टर में 3x बता चुका क्यूब। हूँ, छठे एक्सरसाइज में 1.6 में हमने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, आपको याद है? पावर्स माइनस हो जाती थी या जुड़ जाती थी, जैसे इसकी पावर 4 है, इसकी पावर दोनों का, उसका बेस भी x, इसका बेस भी x, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 अपनी जगह यस सर। एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3x3। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। बोलो। और फिर भी नहीं समझ में आई तो देखो, 3x टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू एक्स की पावर 4 है, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार x रखा हुआ है वहां पे, नीचे केवल सिंगल x है, तो सिंगल x से सिंगल x गया, कितने x बचे? x3, और 3 भी बच गया, तो 3x3। अब समझ आया? अब तो आ ही गया होगा, बोलो। समझ आया? आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? सर सब लीव हो गए।
अच्छा लीव हो गए। आपको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ओके चलो देखो, तो ये 3x³ हो गया। लीव क्यों हो गए सब समझ नहीं आया। वेट करो 2 मिनट, कोई कनेक्टिविटी इशू तो नहीं हो गया, चेक करते हैं। चलो एनीवेज खत्म करते हैं इसको, आते रहेंगे। हाँ 3x³ आया यहाँ पे है ना, तो अब ये जो पहली टर्म आई है इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे 3x³। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है हमको, इस 3x³ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी। तो 3x³ व्हेन मल्टीप्लाइड बाई x, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 3x⁴ x³ से x मल्टीप्लाई होकर 3x⁴ हो जाएगा। फिर बीच में फिर अगला टर्म देखो, 3x³ को दूसरे टर्म से यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ इंटू -1 हो जाएगा, माइनस वाला नंबर आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 3x³ का 3x³ ही रह जाएगा। यहाँ तक समझ आया? -3x³। ठीक है, तो जो पहली टर्म आई मेरी क्वेश्चन की उसको मैंने डिविजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करके अगली पोजीशन पे लिख दिया। अब अपन क्या करते थे, जैसे 25 डिवाइडेड बाय 3 किया था और 3 8 जा 24 हुआ था, तो 25 में से 24 को माइनस करते थे तब आंसर बनाता था। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखो मतलब इनका साइन चेंज कर दो है ना, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना, ये प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस। अब 3x⁴ में से 3x⁴ ये टर्म तो हो जाएगी कैंसिल आउट, और अगली टर्म पे चलते हैं। तो अगली टर्म देखो x³ की है और ये भी x³ की है, तो आंसर तो x³ में ही आना है, बस कोएफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व कर लो। ठीक है, आंसर तो x³ में ही आना है, बस ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इसके उनको सॉल्व कर लो। तो इसका कोएफिशिएंट है -4 और इसका कोएफिशिएंट -3 था, लेकिन साइन चेंज होके +3 बन गया है, और -4 + 3 क्या होता है, -1 होता है, यानी आंसर मेरा क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। और -1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपली माइनस लगा दूंगा। -1x³ लिखने की जगह सिंपली मैं -x³ भी लिख सकता हूँ, तो इसमें से इसको घटा के मिला मुझे -x³। फिर हम क्या करते थे, अगली टर्म्स को नोट डाउन करते थे, अभी भी नोट डाउन कर लो। अगली टर्म्स हैं, ऊपर से नोट डाउन करो 0x², इधर से नोट डाउन करो 3x, इधर से नोट डाउन करो -1। अब वो का वही स्टेप हम रिपीट करेंगे, सेम टू सेम, पहली टर्म को पहली टर्म। तो अब मेरा डिविडेंड नया ये है, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से वही सेम डिवाइड करेंगे जैसे पहले किया था। तो माइनस का x³ डिवाइडेड बाय x, आंसर आएगा माइनस में, और x³ से x डिवाइड होगा तो वापस पावर 1 कम हो जाएगी, x² ही रह जाएगा, उसको लिख दो ऊपर यहाँ पे -x²। जो पहली स्टेप में आंसर आया था वो क्वेश्चन की पहली टर्म बनी, जो दूसरी स्टेप में आंसर आया वो क्वेश्चन की दूसरी टर्म बनेगी। अगला प्रोसेस सेम वही, इसको इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो -x² को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा सेम -x³, और -x² को 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस आंसर आ जाएगा, और x² इंटू 1 करोगे तो x² ही आंसर आएगा, यानी +x² आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्म अरेंजमेंट ध्यान देनी है। देखो 4 के नीचे 4 वाली टर्म ही अरेंज होनी चाहिए, 3 के नीचे 3 वाली होनी चाहिए, यहाँ पे भी 3 के नीचे 3 वाली पावर अरेंज होनी चाहिए, यहाँ पे भी 2 के नीचे 2 वाली होनी चाहिए, अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे हम, साइन चेंज करेंगे क्योंकि अब हम माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है, ये माइनस का हो गया प्लस, ये प्लस का हो गया माइनस। अब ये तो -x³ है और ये +x³ है, सेम शक्ल है और माइनस प्लस है तो कट गए दोनों, कैंसिल आउट हो गए। पहली टर्म तो हमेशा कैंसिल आउट हो ही जाती है। दूसरी टर्म को सॉल्व करो, तो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर x², तो आंसर तो x² ही आना है, और कोएफिशिएंट को सॉल्व करो, तो इसका कोएफिशिएंट है +0, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, 0 -1, और 0 -1 क्या होता है, -1 होता है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे -1 लिखना है। तो -1 तो लिखते नहीं अभी, जैसे ऊपर हमने -x³ ही लिखा, तो हम इसको सिंपली -1x² ना लिख के -x² ही लिखेंगे, -x²। अगली टर्म्स क्या हुई, -3x -1। ठीक है, आगे चलते हैं।
वही पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। इस खिड़की को थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी मुझे। ये देखो, ठीक है। हाँ, तो पहली टर्म वापस क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, और उधर पहली टर्म क्या है, ओनली एक्स। देखो डिवीजर तो हमेशा सेम रहेगा, एक्स एक्स एक्स, क्योंकि हमेशा पहली टर्म से डिवाइड करोगे, बस डिविडेंड बदलता जाएगा, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा माइनस में, और एक पावर कम हो गई, एक्स स्क्वायर में से एक पावर कम हो गई, तो सिंपली एक्स बच गया। इस माइनस एक्स को हम अगली टर्म के रूप में वहां पे नोट डाउन कर देते हैं, माइनस एक्स। और सेम वही जैसे अपन पहले कर रहे थे, इसको डिवीजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना हितेंद्र। और उसके बाद माइनस एक्स इंटू माइनस वन क्या होगा बोलना, माइनस एक्स इंटू माइनस वन क्या होगा बोलना। आवाज आ रही है मेरी। यस सर। हाँ, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वन क्या होगा, बता सकता है कोई। माइनस माइनस प्लस होता है, और एक्स को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स ही आएगा, एक्स बन जाए एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे वापस साइन चेंज कर दो, प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगेन कट गया, एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, तो इधर एक्स से तो आंसर एक्स में ही आना है। अब कोएफिशिएंट को सॉल्व कर लो, -3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, तो -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको यहाँ लिख दो, तो -4x आ गया यहाँ पे। अगली टर्म को नोट डाउन किया मैंने, -1। अब देखो आप चेक करो, यहीं पे स्टॉप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। जब तक उसकी डिग्री छोटी नहीं हो जाती तब तक स्टॉप नहीं कर सकते। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, पहले इसकी डिग्री 4 थी, 4 से छोटी हो गई 3 हुई, 3 से छोटी हो गई 2 हुई, और 2 से छोटी हुई भी 1 हो गई। तो अभी भी बराबर है, लेकिन इसकी डिग्री भी 1 है और उसकी डिग्री भी 1 है। आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा ताकि इसकी डिग्री 0 हो जाए, क्योंकि डिग्री 1 से, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवीजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो अभी भी इसकी डिग्री 1 है, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, सेम वही, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, यानी कि -4x डिवाइडेड बाय, उसकी पहली टर्म तो वही है x, उसको तो बदलना है ही नहीं, x से x कट के आंसर आ जाता है -4, और -4 को मैं वहां पे लिख देता हूँ, लास्ट टर्म हो जाएगी ये मेरी -4। और वही सेम टू सेम, -4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स और मल्टीप्लाइड बाई -1, -4 इंटू एक्स हो जाएगा -4x, -4 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 4x, और -4 इंटू -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 बन जा 4, यानी +4। इसको लिख देंगे कांस्टेंट टर्म के नीचे +4, क्योंकि टर्म अरेंजमेंट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होनी चाहिए। साइन चेंज करो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये तो है हमारा -4x, ये है हमारा +4x, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है। हम्म हम्म, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, इसको तो कर दो कैंसिल आउट। और अब जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, देखो यहाँ बचा है -1, और यहाँ पे +4 था, लेकिन साइन चेंज होकर -4 रह गया, और -1 -4 क्या होता है, -5। ये मेरा फाइनल रिमाइंडर है। अब ठीक है, अब मेरी डिग्री क्या हो चुकी है, यहाँ पे छोटी हो चुकी है, -5 हो चुकी है। तो अब देखो इसकी डिग्री है, डिवीजर की डिग्री x-1, यानी कि 1 डिग्री थी, इसकी लीनियर है ये, और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। तो 1 उसकी डिग्री है, 0 उसकी डिग्री, तो अब ये डिग्री छोटी हो गई, तो अब यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर दो। कुल मिला के आपको तब तक प्रोसेस करते रहना है जब तक इसकी डिग्री, इसकी डिग्री से, मतलब ये डिविडेंड की डिग्री से छोटी नहीं हो जाती। जैसे इसकी डिग्री थी 4, इसकी डिग्री थी 1, अभी तो बड़ी है, आपने प्रोसेस किया, एक डिग्री छोटी हो गई, फिर प्रोसेस किया, एक डिग्री और छोटी हो गई, ऐसे करते करते आप लास्ट तक गए, फिर डिग्री 1 हुई, 4 3 2, फिर आप लास्ट तक गए, फिर नीचे आके डिग्री देखो, यहाँ पे आके 1 हो जाती है,
और इधर आके डिग्री 0 हो जाती। तो अब ये डिग्री 0 उससे छोटी हो गई डिवीजर की डिग्री से। अब आप प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जो आंसर्स आए वो लिख देंगे। आंसर्स क्या होते हैं हमारे डिवीजन एल्गोरिथम में? दो तरह के आंसर्स होते हैं, एक तो क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। दोनों लिख देंगे हम। क्वोशिएंट को मैं क्यू ऑफ एक्स से डिनोट कराता हूँ और रिमाइंडर को मैं आर ऑफ एक्स से डिनोट कराता हूँ। तो क्यू ऑफ एक्स तो आ जाएगा मेरा जो भी ऊपर दिख रहा है, ये सारी चीज क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट भी देखो एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा ना, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। और रिमाइंडर क्या आया मेरा? ये क्या था यहाँ पे? माइनस प्लस 4 था ना यहाँ पे, शायद डिलीट हो गया क्या? प्लस 4 था और ये -5 आया था, तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा -4। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ये तो है मेरा क्वोशिएंट और ये तो डिवीजन एल्गोरिथम से दोनों चीजें मिल जाती हैं, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों चीजें हमको मिल गई। तो इस तरीके से हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए या बीच में लीव हो गए कनेक्टिविटी इशू की वजह से, वो इस वीडियो को फिर से देखेंगे। और कोई भी डाउट होगी तो कल आते ही सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम की डाउट सॉल्व करूंगा मैं। जिसको जो भी डाउट हो घर से पढ़ के आना है, पूरा इस डिवीजन एल्गोरिथम को फिर से रिवाइंड करके वीडियो को स्लो मोशन में कैसे भी करके देखना है, पूरा डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ के आना है। और जो भी डाउट हो ये डिवीजन एल्गोरिथम की डाउट कल आके मुझे बतानी है। अगर कोई डाउट होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर टू द रिमाइंडर थ्योरम। नहीं तो फिर हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ओके। Okay, sir. दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।